जो कमलेश डांडा जी हैं, कोई मामला अनबन होगी तो उस समय भी वो निराश हो गई थी। और प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य का सुझाव भी मैंने किसी व्यक्ति विशेष को दिया था और उनको इस बात में मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने ज्वाइन की थी वो मेरे माध्यम से की भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने ज्वाइन की थी वो मेरे माध्यम से की भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने ज्वाइन की थी वो मेरे माध्यम से की थी। नेत्री की आवाज में और कलम में इतनी ताकत होनी चाहिए, तभी इलाके का भला हो सकता है। क्या उनके कलम और आवाज में ताकत नहीं है? कमजोर है। राज्य मंत्री जी प्रेस नोट रिलीज करवा रही हैं और प्रेस नोटों में आ रहा लिखा करोड़ की सौगात दे दी है, करोड़ों के विकास कार्य चल रहे हैं। क्या ये विकास कार्य कागजातों में ही हो रहे हैं या धरातल पर भी हो रहे हैं, जिसकी मांग आप दोबारा कर रहे हैं कि और भी जरूरत है और जरूरत? नाम क्यों नहीं ले देते? कमलेश डांडा जी। हाँ, फिर ऐसे बोलिए ना, जिसकी कमी लगती है उनका नाम लीजिए। कहीं ना कहीं आप ये लगता है कि नाम लेने से कहीं ना कहीं मेरी राजनीति पर कोई प्रभाव पड़ सकता है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और भी सांसदों, विधायकों, अधिकारियों गोद गांव को लेते हैं लेकिन चला नहीं पाते। आप लोगों ने गांव गोद लिए, उनकी तस्वीर कैसे बदली? समाज सेवा और राजनीति के माध्यम से आप करोड़ों लाखों लोगों के भाग्य को बदल सकते हो और सरकारी सेवा में रह करके वो संभव नहीं है। जहां तक मैं जानकारी रखता हूं, कमलेश डांडा जी आपकी मौसी लगती है। आपने अपनी पार्टी में रणदीप सिंह सुरजेवाला को बुला लिया, रामपाल माजरा जी को बुला लिया, कमलेश डांडा जी को नहीं बुलाया। तो इनको ना बुलाकर मानते कि कलायत हल्के से आप अपनी राजनीति को मजबूत कर पाएंगे? क्योंकि बहुत अक्सर आपने सुना है कि आज उस गांव को फला अधिकारी ने ले लिया, फला मंत्री ने ले लिया, फला मुख्यमंत्री ने ले लिया या फला विधायक ने ले लिया, लेकिन आज तक उन गांवों को गोद से नीचे नहीं उतारा गया। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत से रूबरू आपको करवाने जा रहा हूं जिनकी संस्था ने कलायत हल्के में पड़ने वाले 1 दर्जन गांव को गोद लिया और उन गांव में विकास कार्य करवाए, जो आज उन गांव की तस्वीर बदल चुकी है, जिसको ना तो विधायक सही तरह से गांव को चला पाए, ना सांसद, ना अधिकारी और ना ही खुद मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर है उनका क्योड़क लिया, गोद लिया हुआ गांव भी आज किस दिशा में है वो आप सभी भली बात ही जानते हैं। और साथ के साथ आपको बता दूं कि उस व्यक्ति ने 22 साल सरकार के सेवा की और 12 साल की सेवा अभी उनकी रहती थी, जिससे वीआरएस लेकर उन्होंने अपनी दिशा को समाज हित में या राजनीतिक हित में ले जाने की सोची। उन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। और व्यक्ति की बात करें तो सुरेंद्र ढुल जी हमारे साथ है, और संस्था की बात करें तो दीनबंधु सर छोटूराम विचार मंच के मुख्य संरक्षक है, इनसे जानेंगे। नमस्कार सुरेंद्र। नमस्कार मोहन जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार। सुरेंद्र जी, मेरा सीधा सा पहला सवाल ये है, 12 साल बहुत होते हैं नौकरी के, एकदम से छोड़ दिया, क्या कारण लगा और क्यों नौकरी एकदम से छोड़कर जो वीआरएस ले ली, किस ओर जाने का विचार जो है वो कर रहा है? देखिए, मैंने शिक्षा विभाग में 22 साल नौकरी की है, सेवा की है एक अध्यापक के तौर पर। और एक कर्मचारी के लिए बहुत सी ऐसे नियम और मैं कहता सीमाएं होती हैं जो जिनमें रह करके आदमी खुल करके काम नहीं कर सकता। और इसी बात को लेकर के मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है और अभी मेरा 12 साल का कार्यकाल शेष रहता है, क्योंकि मैं मानता हूं समाज सेवा और राजनीति के माध्यम से आप करोड़ों लाखों लोगों के भाग्य को बदल सकते हो और सरकारी सेवा में रह करके वो संभव नहीं है। राजनीति ऐसा वाहन है जिस पर सवार होकर के आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला कर सकते हो। और मैं अब पूरे कलायत विधानसभा में अपने पूरी टीम के साथ सक्रिय राजनीति करूंगा और राजनीति ही नहीं, पूरी चुनावी राजनीति करने का मेरा मन है। चले, कलायत हल्के पर जरूर चलेंगे और चुनावी दौरों पर भी बात करेंगे, चुनावी बातों पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भी हम जानना चाहेंगे, जैसे हम अपनी जानकारी जो रखते हैं आपकी संस्था के प्रति, लगभग 1 दर्जन गांव आपकी संस्था ने जो है वो गोद लिए हुए हैं। आज तक मुख्यमंत्री जी ने गांव गोद लिया, क्योड़क उसके हालात हमने देखे हैं। राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने काकोद गांव को गोद लिया हुआ, वहां के हालात में हमने दिखाए बद से बदतर हैं। और भी सांसदों, विधायकों, अधिकारियों गोद गांव को लेते हैं लेकिन चला नहीं पाते। आप लोगों ने गांव गोद लिए, उनकी तस्वीर कैसे बदली, जबकि ना आप मंत्री हैं ना विधायक हैं, एक छोटे से कर्मचारी थे और एक छोटा सा विचार मंच आपका जो सर छोटूराम दीनबंधु जो विचार मंच है उनके माध्यम से आपने ये काम किया। तो कैसे ये सब काम संभव हुआ?
मैं मानता हूं एक व्यक्ति की सोच पर बहुत निर्भर करता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, या हल्के का विधायक हो, या गांव का सरपंच हो, या किसी संस्था का मुखिया हो, क्योंकि बड़ी सोच का बड़ा जादू जादू होता है। और हमने इसी सोच के साथ 2017 में मेरे को छोटरा विचार मंच का कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाया गया था, और हमने उसी दौरान सक्रिय रूप से सामाजिक उत्थान के और विभिन्न गांव के समग्र विकास के कार्य के लिए एक अनूठी पहल की थी। और इसके लिए मैं पूर्ण रूप से चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो हमारे मंच के संरक्षक है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और आचार्य देवव्रत, जो वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं, इनका सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जो भी हमने मांगे मंच के माध्यम से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, सामाजिक विकास के क्षेत्र में, जैसे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने पूरे जिले में एक पूरी अभियान चलाया। नशा मुक्ति के लिए आचार्य देवव्रत जी यहाँ पर कई बार कई आयोजनों में शामिल हुए, चाहे शेरदा गांव की बात हो, चाहे रोहिड़ा की बात हो, कैथल हो, बालू हो, और जिसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह का, आचार्य देवव्रत जी का किसानों के उत्थान के अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करवाने में पूरे जिले में और कलायत हल्के में विशेष तौर पर योगदान रहा है। सोच की बात आपने कही, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, सोच की आपने बात कही। क्या उनकी सोच नहीं थी जो गांव गोद लिए थे उनको चलाने की? क्या उनकी सोच नहीं थी, या सिर्फ गोद लेकर कागजातों में रखकर उनको दबाने की उनकी सोच जो है वो रही, जिसके कारण वो जो गोद लिए हुए गांव थे वो पैदल नहीं चल पाए, गोद में ही अभी तक काफी साल हो चुके हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत तौर पर किसी के लिए गांव पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं हमारे छोटरा विचार मंच की ओर से जो दर्जनों गांव 2017 में हमने गोद लिए थे, जैसे कि गांव जखोली, रोहिड़ा, फरियाबाद, चौशाड़ा, बड़सीकरी, कुरुद और तितरम, ऐसे इनमें देखो आप कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने छोटरा विचार मंच के माध्यम से प्रदेश सरकार को लोगों की मांगों को पहुंचाया, उनको स्वीकृति प्रदान करवाई। और यहाँ पर अनेक तरह के संस्थान, जैसे तितरम मोड़ पे दीनबंधु छोटराम के नाम से एक विशाल सामुदायिक केंद्र का निर्माण हो रहा है। और हाल में हमने 8 एकड़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैंने और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का एक खेल स्टेडियम भी मंजूर करवाने के लिए आग्रह किया था, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने खेल विभाग को हमारा प्रस्ताव भेजा। सोच लेनी चाहिए ना आप लोगों से, जो आप लोगों की सोच है, काम करने की सोच है, मादा रखते हैं काम करने का, तो कैसे लोगों को सोच लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि जब एक संस्था इस तरह के काम कर सकती है, विकास करवा सकती है, ग्रांट ला सकते हैं, तो क्या ये अधिकारी और जो सांसद है, विधायक है, ये काम नहीं कर सकते, मंत्री काम नहीं कर सकते? वो तो खुद मालिक होते हैं जिले के। देखो, मैं सबसे ज्यादा इस बात के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारी लोगों की मांगों को जो हम उन तक पहुंचाते हैं, उस पर सरकार की तरफ से स्वीकृति प्रदान की जाती है। और क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ही किसी भी प्रोजेक्ट को स्वीकृति देने में सक्षम है, और बड़े ही हमारे लिए गौरव की बात है कि जो भी हमने परियोजनाएं कैथल जिले के लिए, विशेष तौर पर कलायत विधानसभा के लिए भेजी मंच के माध्यम से, या चौधरी वीरेंद्र सिंह के माध्यम से, या हमारे चेयरमैन रहे यहाँ पर पंचायत समिति राजौंद, कलायत और जिला परिषद के, इन सब हमारे साथियों के माध्यम से जो भी प्रस्ताव हमने सरकार को भेजे, तकरीबन सारे पूरे हुए, और वो जमीनी स्तर पर भी काम हुए। जैसे राजौंद में मार्केट कमेटी बनाने की बात हो, और कलायत विधानसभा क्षेत्र के में पूरे चौपालों के निर्माण की बात हो, सैंसी खेड़े के निर्माण की बात हो, और जखोली गांव में करीब 10,000 फुट लंबे रस मंगल तीर्थ के रास्ते के बनवाने की बात हो, अनेक ऐसो सैकड़ों करीब 50-60 करोड़ की ऐसी परियोजनाएं हमारे मंच के माध्यम से या चौधरी वीरेंद्र सिंह की सिफारिश पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये मंजूर किया, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। अभी हमने परसों में और चौधरी वीरेंद्र सिंह मंडवाल गांव में गए थे, और हमने मंडवाल गांव को हमारे मंच की ओर से गोद लिया, और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि हम इस गांव में पूर्ण रूप से सामाजिक उत्थान के साथ साथ गांव का समग्र विकास करवाएंगे। मंडवाल गांव भी अभी गोद लिया है? हाँ, बिल्कुल। आपको बता दूं कि साथ साथ लगातार गोद जो है वो ये संस्था जो है गांव को गोद ले रही है और उनको सामाजिक उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है। सुरेंद्र ढूल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे कि आपने अपनी जो नौकरी है उससे सेवानिवृत्त होकर अब आप राजनीतिक सफर में चल रहे हैं, तो कलायत हल्के से आप अपनी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबिलिटी होगी, कैसे संभव होगा आपकी? जहां तक मैं जानकारी रखता हूं, कमलेश डांडा जी आपकी मौसी लगती है, आपने अपनी पार्टी में रणदीप सिंह सुरजेवाला को बुला लिया, रामपाल माजरा जी को बुला लिया,
कमलेश डांडा जी को नहीं बुलाया तो इनको ना बुलाकर मानते कि कलायत हल्के से आप अपनी राजनीति को मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है और अपनी पैठ भी जो वो कलायत हल्के में रखता है, अभी मौके के राज्य मंत्री भी हैं। देखो, 2014 में कमलेश डांडा जी, जिनको मैं अपनी मौसी कहता हूं, और उनको इस बात में मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने ज्वाइन की थी वो मेरे माध्यम से की थी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ, और मैंने इस मामले में मध्यस्थता की थी। और जब वहां प्रत्याशी धर्मपाल शर्मा ने 2014 में चुनाव लड़ा था, शायद मंत्री महोदया जो कमलेश डांडा जी हैं, उनका कोई मामला अनबन होगी, तो उस समय भी वो निराश हो गई थी। और प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य का सुझाव भी मैंने किसी व्यक्ति विशेष को दिया था, और आज चाहे वो किसी भी मुकाम पर हो, मुख्य धारा में लाने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान है। उसका इग्नोर आप कर रहे हैं, कैसे राजनीति आप अपनी कलायत हल्के से चमका पाएंगे? देखो, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे। जहां पर लोगों की समस्याएं समाधान है, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है हल्के के प्रति, और हल्के के लोगों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए। यहाँ पर राज्य मंत्री का हल्का है भाई, सड़कों के गड्ढे आप देख रहे हो, गांव में विकास की एक शिथिलता है जो कभी जनाब हर रोज इतने लंबे चौड़े प्रेस नोट आते हैं, उनके करोड़ों की सौगात कलायत हल्के को दे चुके हैं, करोड़ों के विकास कार्य करवा चुके हैं। आप बात करते हैं गड्ढे तक नहीं भरे हैं। देखो, मैं मानता हूं, मैं भी विधानसभा क्षेत्र में अपने सामाजिक कार्यों के माध्यम से आना जाना लगा रहता है, और देखो सड़कों की जो दशा है सब मानते हैं, और अपनी सरकार है प्रदेश में, इस बात में कोई संकोच नहीं है। यहाँ पर एक ग्रामीण विकास के लिए एक यहाँ पर पूरे पैकेज की आवश्यकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी आग्रह करता हूं, चाहे कोरोना काल की वजह से रहा हो या पंचायतों के चुनाव ना होने से यहाँ एक विकास में एक शिथिलता आ गई है, चाहे यहाँ पर राज्य मंत्री जी के प्रयासों में कोई कमी रही हो, तो एक यहाँ पर मैं ग्रामीण विकास के लिए विशेष तौर पर, क्योंकि कलायत ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ विभिन्न गांव है, इसमें करीब 60 62 65 के करीब गांव हैं, और यहाँ पर एक विशेष पैकेज की यहाँ पर आवश्यकता है, क्योंकि इंक्रीमेंटल बेस पर कलायत का विकास नहीं हो सकता। यहाँ पर एक विशेष पैकेज प्रदेश सरकार द्वारा। कितना विकास करवा तो दिया ढोल साहब, इतना विकास करवा दिया, हर रोज आप देख भी रहे हैं राज्य मंत्री जी प्रेस नोट रिलीज करवा रही हैं, और प्रेस नोटों में आ रहा लिखा करोड़ों की सौगात दे दी है, करोड़ों के विकास कार्य चल रहे हैं। क्या ये विकास कार्य कागजातों में ही हो रहे हैं या धरातल पर भी हो रहे हैं, जिसकी मांग आप दोबारा कर रहे हैं कि और भी जरूरत है और जरूरत है? देखो, मैं नहीं मानता जितना कलायत विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में पिछले कांग्रेस सरकार के दौरान पिछड़ा हुआ था, और यहाँ आने पिछले 2017 से और 20 का जो एक समय था, 2 साल 3 साल पूरा समग्र विकास हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी 2014 में जब कलायत आए थे, उस समय जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी करके गए थे वो सारे काम तकरीबन पूरे हो गए हैं, और उसके बाद हमारे मंच ने और चौधरी वीरेंद्र सिंह का कलायत के विकास में अहम योगदान है। और उसके बाद जो ये गति धीमी पड़ी हुई है, इसको पुनः कौन कारण मानते हैं? कारण कौन है? अगर धीमी गति हुई है तो कारण कौन है? आप भाजपा के हैं, आपकी मंत्री भाजपा में है, मंत्री की विधायक आप कलायत से बने, तो फिर कमी किसकी मानते हैं? स्लो गति क्यों है? क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कलायत पर ध्यान नहीं दे रहे? बिल्कुल देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जो भी, मैं तो अपनी बात कह सकता हूं, मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ या व्यक्तिगत तौर पर मनोहर लाल जी से भी मिलता रहता हूं। तो कमी कहां लगती है? अगर विकास की गति धीमी है तो कमी किसकी लगती है? या नाम लेने में कुरेज कर रहे हैं आप? देखो, सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी यहाँ के प्रतिनिधि की बनती है, जो लोगों की भावनाओं को, लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाए। और प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है प्रतिनिधि? राज्य मंत्री। नाम क्यों नहीं ले देते? कमलेश डांडा जी। हाँ, फिर ऐसे बोलिए ना, जिसकी कमी लगती है उनका नाम लीजिए। कहीं ना कहीं आप ये लगता है कि नाम लेने से कहीं ना कहीं मेरी राजनीति पर कोई प्रभाव पड़ सकता है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, जनप्रतिनिधि की आवाज में और कलम में इतनी ताकत होनी चाहिए, तभी इलाके का भला हो सकता है। तो क्या उनके कलम और आवाज में ताकत नहीं है? कमजोर है। कमजोर है, बिल्कुल। मानते हैं आप ये चीज? बिल्कुल। तो क्या ऐसा जो जिंदा दिल व्यक्ति कलायत हल्के को चाहिए, जो आप अपने आप को समझते हैं कि हाँ
मैं कलायत की जनता की आवाज उठा। देखो, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार ने भी 2019 में माननीय मंत्री जी कमलेश ढांडा का साथ दिया था और इस बात के लिए उम्मीद जताई थी कि आने वाले समय में कलायत विधानसभा की एक मजबूत आवाज, वो विधानसभा में मजबूत आवाज रखेंगे समस्याएं। और मुझे इस बात के लिए बहुत खेद है, तो विधानसभा में कोई हमारा हल्के का कोई मजबूत प्रतिनिधित्व वो नहीं कर पाई। अच्छा ढुल साहब, मेरा ये सवाल है, बड़े अनेकों जो है दावेदार जो है वह धुरंधर दावेदार हैं, चाहे वो जेपी के लड़के की विकास की बात करें या खुद जेपी की बात करें। रामपाल माजरा भी कलायत हल्के से जो है वो दाव खेल सकते हैं, राज्य मंत्री भी हैं, तुषार ढांडा भी हैं, इनमें से भी दाव जो है वहां खेला जाएगा। तो आप इनमें से अपने आप को बेहतर किस तरह से समझते हैं कि आप जनता की आवाज उठाएंगे और इन सभी को जो धुरंधर नेता है इनको मात देकर जो है वो विधानसभा में पहुंच पाएंगे? देखो, विधानसभा में पहुंचने की बात नहीं होती, गांव की, अपने आसपास की, अपने विधानसभा की, अपने जिले की जो समस्याएं हैं, वो ये जरूरी नहीं होता कोई विधानसभा का स्तर का नेता उठाए, कोई संस्था का प्रतिनिधि। हमारा छोटा विचार मंच है, पूरे जिले में सक्रियता से काम कर रहा है, सामाजिक क्षेत्र में भी काम कर रहा है और विभिन्न गांव के समग्र विकास में भी अहम योगदान है। और तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे अनूठे ऐसे फैसले इन्होंने लिए हैं, जो भी कोई व्यक्ति उनके पास जाता है या कोई संस्था का पदाधिकारी उनसे मिलता है, वो शायद विधायक और मंत्री की बातों से भी ज्यादा उनको वरीयता देते हैं। ये तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के ने अहम पहल की है। पिछले दिनों हमने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी और हमने सेरदा गांव में जो प्राइवेट कॉलेज है उसके सरकारी कॉलेज का दर्जा दिलवाने की बात की, उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको प्रोसेस प्रक्रिया में डाला है। सरकार के फैसले को कहां देखते हैं? कहीं ना कहीं सरकार फैसले ले लेती है, फिर बैकफुट पर आ जाती है और कई फैसले ऐसे ले लेती हैं कि कई सालों हो जाते हैं और लेकिन फैसला कई सालों बाद आता है। कल की बात ले लीजिए, आपके अध्यापक साथी हैं सतबीर गोयल जी, सस्पेंड कर दिया उनका, 2018 का मामला 2022 में सस्पेंड कर रहे हैं। कहां देखते हैं इस मामले को? देखो, इस बारे में मैं भी शिक्षा विभाग से अभी सेवानिवृत्ति ली है और मैं सबको, सबसे पहले तो मेरे शिक्षक साथियों को एक संदेश देना चाहता हूं, कोई भी धरना हो, प्रदर्शन हो, सबको लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। एक सीमा में रह करके अपनी बात कहनी चाहिए। एक हर रोज का ये जो धरने प्रदर्शन का जो कोई औचित्य भी नहीं बनता। अगर उनके खिलाफ ऐसे सस्पेंशन की कोई कार्रवाई हुई है तो विभाग उनको चार्जशीट जारी करे, वो अपना जवाब देंगे उसमें। तो कहां देखते, सरकार ने इतना फैसला इतनी लेट लिया, अगर लेना था 2018 में ले लेते। तो उनके सरकार के विभाग के संज्ञान में अभी कोई बात आई होगी, उस पर मैंने सोशल मीडिया पे ये भी पढ़ा था, वो शिकायत वो मोटे तौर पर पढ़ी थी। उसमें विधायक लीलाराम जी ने भी कोई अपनी बात लिखी है, उसमें लीलाराम जी से भी पूछ सकते हैं। तो आप संतुष्ट हैं जो ये कार्रवाई की गई है? क्या आप मानते हैं कि सही कार्रवाई की गई आपके साथी के साथ? देखो, सरकार ने सही काम किया? नहीं, देखो, सही और गलत का निर्णय, जब सस्पेंशन कोई सजा नहीं होती। हमारे जो गोयत हैं, सतबीर गोयत, शिक्षा विभाग के सीनियर वो कर्मचारी नेता भी हैं और वो सूझवान भी हैं। वो अपनी बात, विभाग जब उनको चार्जशीट जारी करेगा वो अपनी बात रखेंगे और वो बात अपनी सही तरीके से रखेंगे तो वो विड्रॉ हो जाएगा सस्पेंशन। इसमें सजा वाली तो कोई बात नहीं है, ना मेरे को लगता कोई राजनीतिक बात। लेकिन फैसला सरकार को जो है वो बहुत लेट लिया, शायद अब लेने का समय नहीं था। शायद सरकार ये सोचती है कि 3-4 महीने, जहां तक मैं समझता हूं, सतबीर गोयल जी के रिटायरमेंट के रहते हैं, कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है कि वो धरने प्रदर्शनों में भाग ना ले, जब लोगों की आवाज ना उठाए, जो शिक्षा नीति सरकार द्वारा लागू की है उसको लोगों तक ना पहुंचाए, जो दबाने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। नहीं, देखो, एक शिक्षक नेता का काम नहीं होता ये अगर हर रोज धरने प्रदर्शन करना। हाँ ठीक है, एक हेजिटेशन होता है, एक प्रदर्शन करना होता है। ये कोई विपक्ष की भूमिका में कोई अगर आना चाहता है वो फिर अपनी नौकरी से पहले इस्तीफा दे करके आए। तो आवाज तो लोकतंत्र में आवाज तो कोई भी उठा सकता है। फिर इसका मतलब ये थोड़ा भी आप लोगों को गुमराह करोगे या कोई और। शिक्षा नीति के पक्ष में आप हैं, जो चिराग योजना आई है या और अन्य योजनाएं आई हैं, अडानी को स्कूल बेच दिए, सर्वे हो रहा है, सर्वे किया जा रहा है, गांव में लोग जा रहे हैं, अडानी के नाम पे फार्म लिए हुए हैं और एक वीडियो भी वायरल हो रही है, उसको कहां देखते हैं? यानी कहीं ना प्राइवेटाइजेशन जो है वो किया जा रहा है। नहीं, प्राइवेटाइजेशन कहां हो रहा है? ये स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, स्कूलों को बंद थोड़े कर रहे हैं। अडानी का फॉर्म लेके लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे उनकी राय ले रहे हैं। 500 रुपए तो
स्कूल में पढ़ेंगे तो वहां देने पड़ेंगे। 1100 रुपए अगर प्राइवेट में पढ़ेंगे तो सरकार प्राइवेट वालों को देगी। बताइए देखो इस बारे में कोई ज्यादा ना, मैंने चिराग शिक्षा योजना या शिक्षा नीति का अध्ययन किया है, इस बारे में कोई ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन ये कहना स्कूलों को बंद किया जा रहा है, अगर कई स्कूलों के मुखिया का एकीकरण, स्कूलों का एकीकरण करके एक मुखिया अपॉइंट किया जाता है गांव में, इसमें कोई मैं ज्यादा बुराई नहीं समझता। और सबसे पहले तो चाहे इसमें मैं भी दोषी हूं, कोई भी कर्मचारी है उसके सर्विस रूल में ये होना चाहिए भाई वो अपने बच्चों को चाहे एक क्लास 4 से लेकर के डीसी तक वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाए, सरकारी स्कूल में पढ़ाए। और मैं मानता हूं जैसे ये नवोदय विद्यालय की तर्ज पर छोटे छोटे 5 या 7 गांव का क्लस्टर बना करके शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे भी रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़े और टीचर भी रेजिडेंशियल स्कूल में रहें, उसी परिसर में बच्चे पढ़े। और क्योंकि आप देख रहे हैं एक बच्चे का एक स्कूलीय वातावरण में 5 से 7 घंटे का जो समय होता है, और उसके बाद वो अपने माँ बाप, सरकारी स्कूलों में तो ज्यादातर बच्चे गरीब आदमी हो गए, वो अपने बच्चों को संभाल नहीं पाते, वो अपनी आजीविका की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तभी ये योजनाएं लाई जा रही हैं, कहीं गरीब का बच्चा पढ़ ना जाए। नहीं, मेरा ये सुझाव है जो ये नवोदय विद्यालय की तर्ज पर रेजिडेंशियल स्कूल होने चाहिए जिसमें बच्चा भी वहीं रहे, खान पान भी अच्छा मिले, वातावरण भी अच्छा मिले, शिक्षक भी वही रहे। चलिए आखिरी सवाल मेरा ढुल साहब आपसे है, कलायत की राजनीति आपने शुरू कर दी है, मैदान में आप उतर चुके हैं, टिकट कौन सी लेंगे? भाजपा से लड़ेंगे या आजाद भी ताल ठोक सकते हैं? देखिए कलायत की राजनीति में आज मेरे को आप शुरुआती दौर में मान रहे हो, मैं आपकी बात से सहमत, क्योंकि मेरे पिताजी गांव के करीब 25-30 साल पहले सरपंच रहे, मेरे भाई 2009 में ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे, और 2014 में मेरी भाभी ब्लॉक समिति राजौंद की चेयरमैन रही, और मेरा परिवार शुरू से ही राजनीतिक है। उस पारिवारिक पृष्ठभूमि का तो मुझे उस संपर्क का, सामाजिक दायरे का बिल्कुल मेरे को फायदा मिलेगा। और जहां मेरे व्यक्तिगत संबंध है माननीय मनोहर लाल जी से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं जो, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से, और भी अनेक नेताओं से मेरे संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, ना कि पार्टी के तौर पर। अभी इन चीजों का मैं मानता हूं मेरे को बिल्कुल फायदा मिलेगा। यानी दावेदारी पूर्णतः से ठोक दी गई है, आज से ठोक दी गई है कि कलायत हल्के का एक चेहरा मैं भी हूं। बिल्कुल। तो अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनी राहें अलग कर लेते हैं 2024 में, तो क्या भाजपा से टिकट मांगेंगे या चौधरी वीरेंद्र जी के साथ चलेंगे? आपको किसने कह दिया भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह? आकलन है नहीं, आकलन ऐसे नहीं लगाना हो जाए तो भविष्य में हो कुछ भी सकता है। नहीं, ये इस बात पे मैं बिल्कुल आपकी बात पे मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि किसान आंदोलन में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कुछ ऐसा कहा था कि अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानती तो हम किसानों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। देखो, मैं छोटूराम जी थे जो, उनका एक मानना था जो सत्ता में रह करके जो अपनी बात मनवा सकता है वो सबसे बेहतर है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ऐसे नेता है जो पीछे कांग्रेस में भी रहे और कांग्रेस सरकार में भी वो अपनी स्पष्ट किसानों के लिए, अपने हरियाणा के लिए, उत्तरी हरियाणा के लिए खासकर अपनी आवाज को बुलंद करते थे। और किसान आंदोलन में भी उन्होंने किसानों की मांगों का विशेष तौर पर समर्थन किया था, और इवन वो धरने पर भी बैठ गए थे। और आखिर में देश के प्रधानमंत्री जी ने इन सब बातों पर गौर करते हुए तीनों कृषि कानून वापस भी लिए थे। तभी तो मैंने भविष्य की बात की। अगर ऐसा होता है तो ढुल साहब वीरेंद्र सिंह के साथ जाएंगे, मनोहर खट्टर जी के साथ जाएंगे? मेरे सामने कोई कंपैरिजन थोड़े भाई मैं उनको चुनूंगा। देखो, कल की बात है, प्रदेश के मुख्यमंत्री और चौधरी वीरेंद्र सिंह 3 हलकों के लोगों से, प्रतिनिधियों से मिल रहे थे, और उसमें कोई भी विधायक और मंत्री नहीं था, और उन लोगों की जन समस्याओं पर उन व्यक्तियों से सुझाव दे रहे थे। ये एक नई पहल है। ये एक चौधरी वीरेंद्र सिंह आज सरकार में नहीं है, पार्टी का कोई पद नहीं है, उनके मन में ये एक बात है भाई मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रख के उनका समाधान करवाऊं। चलिए, कलायत हल्के के लोगों से कोई अपील आपके माध्यम से रहेगी, अगर किसी को दिक्कत परेशानी हो तो क्या वो सुरेंद्र ढुल के पास आ सकते हैं? बिल्कुल, जो भी लोगों की मांगे हैं, समस्याएं हैं, हम एक उन सबको जो भी हमारे संज्ञान में आएंगी, और मैं मानता हूं, एक बार फिर मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, ज्यादा जिम्मेदारी
यहाँ के प्रतिनिधि श्रीमती कमलेश डांडा जी की बनती है और उनको अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वाह करना चाहिए। लोगों को ये लगना चाहिए हमारे हलके की प्रतिनिधि एक अच्छा काम करिए, पूरी 36 बिरादरी के काम करिए, पूरे हलका विकास की ओर अग्रसर करे और इस आहूति में हम भी अपना योगदान देते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और ये थे हमारे साथ सुरेंद्र ढूल जी, जो कलायत हलके से अपनी ताल जो है वो मजबूत करने की ओर निकल चुके हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आज तक जो मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, सांसद नहीं कर पाए, अधिकारी नहीं कर पाए, वो उनके मंच ने, यानी दीन बंधु सर छोटू राम विचार मंच ने कर दिखाया। और साथ के साथ बता दें कि अगर कलायत हलके के तमाम गांव में किसी को कोई परेशानी आती है तो वो इनसे मिल सकते हैं। लेकिन जहां राज्य मंत्री कमलेश डांडा एक मंत्री के पद पर हैं और लगभग 62 गांवों को विकास की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन 12 गांव में इस तरह का विकास बिना पद के जो है इनका जो मंच है वो करवा चुका है। इस वीडियो को कहां देखते हैं और कलायत हलके में क्या राजनीति में कुछ बदलाव आने वाला है, या जो धुरंधर पहले ताल ठोके हुए हैं जिन्होंने अपनी किस्मत आजमा दी है, क्या लोग उस ओर जाएंगे या कोई नया चेहरा सामने आएगा। लेकिन फिलहाल कलायत हलके से अपनी मजबूत दावेदारी लेकर जो है वो निकल चुके हैं सुरेंद्र ढूल जी। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें।